फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है भारत में राष्ट्रवाद का जन्म और विकास, यानी कि द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बेसिकली ये टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सिलेबस में आता है। ठीक है, आप यूपीएससी में देखें तो जीएस पेपर 2, ठीक है, इन सब में इम्पॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है, तो आज हम इसे पढ़ने वाले हैं। एक शॉर्ट एंड प्रिसाइज पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कि क्यों नेशनलिज्म की स्टार्टिंग हुई थी इंडिया में। अगर हम भारत में बात करें तो हमें लगता है कि एकदम से क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गए, हम जीतने लगे, लेकिन एकदम से ये सारी चीज़ें शुरू नहीं हो जाती। कैसे होती हैं, होती कैसे शुरू हुई हैं, तो क्या क्या फैक्टर हुए थे अचानक से। 1857 का रिवोल्ट हो गया, ठीक है, पहली क्रांति हो गई 1857 में। उसके बाद अचानक ही क्या हुआ कि बहुत सारे जो मतलब हमारे क्या थे आंदोलन शुरू हो गए। वो अचानक से हुए या फिर वो प्लान्ड थे या कुछ और रीज़न था, क्या था, अब हम ये पढ़ेंगे इसमें। तो हमारे सबसे पहले फैक्टर्स क्या क्या थे। अब देखिए, हमें पता है 1857 में रिवोल्ट हुआ था, किसकी वजह से हुआ था, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल अनसेटिस्फेक्शन। क्यों लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे किस चीज़ से, कि उन्हें लगता था कि हमारी जो आर्थिक विकास है वो भी रुका हुआ है और जो हमारा राजनीतिक विकास है वो भी रुका हुआ है। क्यों, क्योंकि सत्ता में तो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। इंडिया को कोई मौका नहीं दिया, इंडियंस को कोई मौका नहीं मिलता था। 1858 के टाइम पे आते ही क्या हुआ, ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट कैसे बनते हैं, हमारा सोशल और रिलीजियस जो एस्पेक्ट होता है ना, यानी कि जब सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरू हो जाते हैं, लोगों के अंदर ये होता है कि अब हमें क्रांति करनी है, अब हमें अपनी चीज़ों को बदलना है, अब हमें अपनी स्थिति को बदलना है, तब उन्होंने वो रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ और तब वो पॉलिटिकल मूवमेंट बना। इस पर बहुत सारे लोगों ने अपने विचार रखे हैं, जैसे इंदिरा विद्या वाजपेयी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक तरह से कहा है कि बहुत ही लंबा टाइम हो गया था हमें दास बने हुए। ठीक है, हमारी दासता की बंजर भूमि में जब विशाल हल, क्या किस चीज़ का विशाल हल, सशस्त्र क्रांति का, यानी कि हमारे अंदर जब क्रांति का हल हुआ, मतलब हल चलाया हमने, तो क्या हुआ, हमें फ्रीडम का बीज बुआ हमारे अंदर, हमें मेंटल फ्रीडम मिली, जिसकी वजह से जो राजनिकता थी, यानी कि जो धीरे धीरे हमारा जो पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया था, ये कैसे बना था कि स्टार्टिंग में क्रांति करी लोगों ने। ठीक है, जो हमारी लंबी दास्ता थी, उसके बाद मतलब हम लोग इतना अनफ्री थे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया, सशस्त्र क्रांति, यानी कि शस्त्रों के साथ क्रांति करी है, जो 1857 का रिवोल्ट था। और उसके बाद धीरे धीरे लोगों को अपने माइंड में लगा कि हाँ, अब हम भी आगे बढ़ सकते हैं, अब हम भी इन्हें हरा सकते हैं, और फिर लोगों ने स्टार्ट करा। जैसे एक विपिन चंद्र ने क्या कहा, विपिन चंद्र ने कहा कि ब्रिटिशर्स के ही बहुत सारे काम ऐसे थे जिन्होंने इंडियन के अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा करा, यानी कि ब्रिटिश लोगों ने ऐसी हरकतें कर दी थी जिससे कि लोग मजबूर हो गए भारत के कि अब उन्हें आज़ादी चाहिए ही चाहिए, अब हमें मतलब हमें जगाने वाला भी कोई और था। खुद ब्रिटिशर्स ने ऐसा काम कर दिया था। क्या क्या फैक्टर्स थे, नंबर 1 क्या है, रिलीजियस अवेकनिंग। हमारा जो धर्म था वो बहुत भारत में बहुत ज़्यादा इंडीड है, यानी कि बहुत ज़्यादा अंदर तक घुसा हुआ है धर्म सभी के अंदर। ठीक है, तो धर्म का जब प्रचार प्रसार फैला, जब लोगों ने अपना कल्चर को जाना, जब लोगों ने अपनी खुद की इंपॉर्टेंस जानी, तब उन्होंने नेशनलिज्म की स्टार्टिंग करी। महात्मा गांधी ने भी अपने रिलीजन, अपने पॉलिटिक्स में या फिर अपने आंदोलन में रिलीजन को बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया था। क्यों, क्योंकि उन्होंने खिलाफत आंदोलन वगैरह जो किए थे, मतलब उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को जोड़ा, हर धर्म के लोगों को अपने साथ इकट्ठा किया, तो धर्म को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी। एनी बेसेंट ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि इंडिया का कल्चर इतना विशाल वृक्ष की तरह है जो कि तुम्हें संभाल के रखना चाहिए, यानी कि इंडियंस को संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या कैसे कैसे रिलीजियस अवेकनिंग हुई, तो पहला जो है वो है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज क्या था, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने स्टार्ट किया था 1828 में। इनका कहना था कि मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सिख तब तक था ही नहीं, इतना डेवलप नहीं हुआ था सिख धर्म, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियंस। ठीक है, ये जो 3 धर्म है, इनकी जो जो अच्छाई हैं वो इस ब्रह्म समाज ने अपनाई थी। और जितनी भी सामाजिक बुराई, कौन कौन सी सामाजिक बुराई थी हमारे टाइम पे, उस टाइम क्या क्या था, विधवा विवाह नहीं होता था, ठीक है, छुआछूत थी, बाल विवाह था, ठीक है, सती प्रथा थी, इन सारी जो बुराइयां हैं उन सारी बुराइयों को ख़त्म करा। ठीक है, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, 1833 में क्या हुआ, ब्रह्म समाज के जो संस्थापक राजा राम मोहन राय थे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, उसके बाद उसे कंटिन्यू किसने करा, वीरेंद्र नाथ ठाकुर और केशव चंद्र सेन ने, इन दोनों ने इसे आगे कंटिन्यू करा। ठीक है, 1867 में इसकी एक नई फॉर्म आई जिसे हम प्रार्थना समाज कहते हैं। तो इन सब ने धीरे धीरे रिलीजियस अवेकनिंग करी। पहला पॉइंट था हमारा ब्रह्म समाज, कि ब्रह्म समाज ने बहुत ज़्यादा काम किया था। उसके बाद दूसरा कौन सा आता है, आर्य समाज। आपने नाम सुना होगा, आर्य समाज मंदिर, आर्य समाज, ये बहुत ज़्यादा फेमस नाम है।
ठीक है। तो आर्य समाजी क्या थे, कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में इसकी स्थापना करी थी, सोसाइटी की, एक तरह से समाज की। ठीक है। इन्होंने कहा था किसकी तरफ जाना है? वेदों की ओर लौटो। ये आपने नारा बहुत सुना होगा, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने कहा था कि हमारे वैदिक धर्म इतने महान हैं, या फिर कहो कि इतने सारी अच्छी चीज़ें वैदिक वेदों में ही हैं कि हमें, अगर हम वेदों की तरफ ही लौट जाए ना, तो हम अपनी इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे और ये ब्रिटिशर्स फिर हमारे सामने कुछ नहीं रहेंगे। ठीक है। लेकिन इन्होंने एक काम क्या किया, इन्होंने आर्य को सुपीरियर बताया मुस्लिम और क्रिश्चियंस के आगे। ठीक है। आज की हम सोसाइटी देखें तो हार्मनी है, हर धर्म को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन उस टाइम हर धर्म को अपने अपने लिए इकट्ठा होना ज़रूरी था। अपने, अब वो जुड़ के तो एक साथ होते, तो उन्होंने उस टाइम क्या किया, आर्य समाजी का जो उस टाइम का फॉर्म था उसमें क्या था, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के आगे उन्होंने आर्यों को रखा। ठीक है। अब आइडियोलॉजी हर सोसाइटी की अलग अलग टाइम पे चेंज होती है, तो इनकी भी चेंज हुई है आगे। ठीक है। अब इसके अलावा और कौन सी सोसाइटी थी? दूसरी थी थियोसोफिकल। थियोसोफिकल क्या थी सोसाइटी? जिस तरह से आर्य समाज ने तो नॉर्थ इंडिया में काम किया, किस में काम किया? नॉर्थ इंडिया में, यानी कि यूपी साइड और ये सारी चीज़ें जो दिल्ली के आसपास हैं। ठीक है। साउथ में किसने काम किया? पूरे देश में हुआ था ना जन जागरण, पूरे देश के लोग इकट्ठे हुए थे। साउथ में किसने काम किया? ठीक है, इस थियोसोफिकल सोसाइटी ने। और मज़े की बात यह है कि इसे ऑर्गेनाइज किसने किया, इसे बनाया किसने? इसे बनाया था इसे बनाया था रूसी महिला ने। ये जो ब्लेवेत्स्की हैं ये रूस की थी, मतलब रूसी था इनका ओरिजिन, लेकिन इन्होंने यहाँ पे आके काम करा। और साथ में अमेरिकी सेना के एक कर्नल थे हेनरी स्टील ऑलकट, इन दोनों ने मिलके इस थियोसोफिकल सोसाइटी की स्टार्टिंग करी थी। और इसे ज्वाइन किसने किया? 1894 में एनी बेसेंट ने। हमने बहुत नाम सुना है एनी बेसेंट का अपने इतिहास में। ठीक है। एनी बेसेंट ने इनको स्टार्ट किया। इनका क्या मानना था कि आप साहित्य, संस्कृति जो हमारी हिंदुओं की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है। हमें उसे अटेन करना चाहिए। ठीक है। और हिंदू धर्म हम जानते हैं बहुत बाद में बना है। पहले क्या था कि जो हिंदुस्तान यानी कि सिंध नदी के ईस्ट में रहते थे उन्हें हिंदू कहते थे। तो फिर बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चर इन्होंने बनाया था। 1894 में फिर एनी बेसेंट ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी हो गई हमारी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। हम सब ने इसका नाम भी सुना है, रामकृष्ण मिशन। और सबसे आई थिंक फेमस लीडर है विवेकानंद जी। ठीक है। तो विवेकानंद ने क्या किया था? 1886 में इसकी स्थापना की थी। ये परमहंस जी के शिष्य थे। ठीक है। यानी कि परमहंस जी इनके गुरु थे। इन्होंने क्या किया? हमें प्राउड फील करवाया, गौरव फील करवाया। किसके लिए? हमारे भारतवासी और हमारे भारत के कल्चर के लिए। इन्होंने हमें इतना प्राउड फील करवाया कि इन्होंने क्या किया? हम जानते हैं कि एक विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, यानी कि वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में, जिसमें कि इन्होंने बोला था हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मतलब मेरे भाइयों और बहनों। ठीक है। तो क्या हुआ था? 5 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही थी। तो इन्होंने बहुत पॉपुलर कर दिया था इंडियन कल्चर को। इन्होंने बताया कि भारत ही धर्म गुरु है, भारत ही विश्व गुरु है। तो इन्होंने पूरे इंडिया एज अ होल को पूरा कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है। और क्या हुआ? उन्होंने अपने आध्यात्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा छोड़ा, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया कि हम स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था लोगों के अंदर। और इन्होंने भारतवासियों के अंदर क्या? कॉन्फिडेंस जगाया, आत्मसम्मान जगाया, सेल्फ रिस्पेक्ट जगाई कि आपको ये आगे काम करना है। और बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर इनके ऊपर कॉमेंट्स किए कि विवेकानंद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लीडर थे, बहुत अच्छे लीडर थे। ठीक है। इन्हें भारत के देशभक्त सन्यासी भी कहते थे, यानी कि देशभक्त भी हैं और सन्यासी भी हैं। सन्यासी क्यों? क्योंकि भाई वो थोड़ा कल्चर को प्रमोट करते थे, और सन्यासी तो थे ही। ठीक है। भगवा धारण करते थे, साथ में देशभक्त भी थे, क्योंकि इन्होंने देश के लिए काम भी किया, तो इन्हें भारत के देशभक्त सन्यासी भी कहा जाता है। ठीक है। इनका आगे का काम रामतीर्थ ने कंप्लीट किया था। ठीक है। रामतीर्थ मतलब एक तरह से इनके शिष्य समझ लो। ठीक है। उन्होंने आगे काम किया था। इन्होंने काफ़ी सारे, मतलब कन्याकुमारी में इनका एक रिलीजियस स्पॉट भी है जो हम जानते हैं। ठीक है। इसके बाद इनके अलावा ये तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट सोसाइटीज़ होगी। बहुत ही अलग अलग काम भी हुए थे। जैसे दूसरी सोसाइटीज़ क्या क्या थी कि दक्षिणी शिक्षा समाज किसने शुरू किया था? महादेव गोविंद रानडे। ठीक है। इन्होंने दक्षिण शिक्षा समाज के नाम से एक सोसाइटी स्टार्ट की थी। भारतीय समाज की सेवा के नाम से गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी सोसाइटी शुरू करी थी। ठीक है। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा जो यूरोपीय विद्वान थे, यानी कि यूरोपियन जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनमें जो मेन काम था वो मैक्स मूलर से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इनके लोगों से, इनके लेखन से भारतवासियों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था। ठीक है। जब जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी देश के प्रति डिवोटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जनरली डिवोटेड होते हैं। तो ये बिल्कुल सही, मतलब ऐसे लिखते थे जो मोरली सही हो। ठीक है। वो नैतिक रूप से सही हो। ठीक है। तो फिर लोग इनसे बहुत ज़्यादा
इंस्पायर हुए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीज़न क्या है? एक तो हो गया रिलीजियस वाला, अब हमारा दूसरा रीज़न क्या है? ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल टू इंडियन पॉलिटिकल यूनाइट। ब्रिटिशर्स ने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हम सबको पॉलिटिकली एक करने में। अब हम जानते हैं कि हमारे राजा महाराजा थे हमारे आसपास, हमारा पूरा देश बटा हुआ था अलग अलग रियासतों में। इन्होंने क्या किया? सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया, इनकी केंद्रीकृत समाज कर दिया कि उत्तर से लेके कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक एक ही शासन व्यवस्था, एक ही चीज़ें, तो लोगों को इन्होंने एक साथ जोड़ा और इनका जोड़ना किसके काम आ गया? हमारे काम आ गया। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इसमें स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया कभी भी इतना यूनाइट नहीं था पहले, और अगर था भी तो इतना स्ट्रांगली यूनाइट नहीं था कभी पहले, जब से मतलब किससे पहले? जब तक ब्रिटिशर्स ने उन्हें सेंट्रलाइज नहीं किया था, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक छत के नीचे एक व्यवस्था में नहीं लाया था, तब तक पूरा इंडिया कभी भी यूनाइट नहीं था। ठीक है, इनके अंदर कॉमन नेशनैलिटी की भावना, कॉमन राष्ट्रीयता, सामान्य राष्ट्रीयता की भावना किसने लाई? ब्रिटिशर्स के इन कामों ने लाई। और धीरे धीरे हम रियलाइज़ करने लगे जैसे कि क्या हमारे अंदर रियलाइजेशन होने लगा। रियलाइजेशन कब होता है? अगर हमें पता ही ना हो हमारी शक्तियाँ क्या है, हम एक साथ हैं। ठीक है, मान लो कोई दो बिछड़े हुए भाई हैं, उन्हें पता ही नहीं है हम दोनों भाई हैं, तो उन्हें रियलाइज़ क्या होगा? जब उन्हें हिंट होगी कि अच्छा हम भाई भी हैं, या फिर हमारे कल्चर इतने मिलते भी हैं, हमारा धर्म इतना मिलता भी है, तब उन्हें रियलाइजेशन होगा ना कि अच्छा हम भाई हैं और हम एकजुट बन के रहें। तो यही चीज़ हुई कि धीरे धीरे लोगों को रियलाइजेशन हुआ, किससे? ब्रिटिश रूल की वजह से। तो ये रीज़न हो गया ब्रिटिशर्स का। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया। ठीक है, अब नेक्स्ट रीज़न देखते हैं क्या है हमारा? वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट। अब ये वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर लाया तो गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा अपना फ़ायदा निकालने के लिए, लेकिन उससे फ़ायदा किसे हो गया? हमने कैसे फ़ायदा किया, मतलब हमें कैसे फ़ायदा पहुंचा? जो मैकाले थे, यानी कि उस टाइम के एक बहुत लॉर्ड थे यहाँ के, ठीक है, भारत के, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। कि जताना तो ये चाहते थे कि हम लोग अपने धर्म से अलग हों, अपने वेदों से अलग हों, हम अपना कल्चर भूल जाएं, उनका ही माने। तो ब्रिटिश एजुकेशन उन्होंने इम्प्लीमेंट की भारत में। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? उससे हमारे अंदर क्या हुआ? चेंजेस आए। हम ब्रिटिश एजुकेशन को जाने और हमें पता चला अच्छा लिबर्टी का कुछ मतलब होता है, स्वतंत्रता भी कुछ होती है, हम इन्हें हरा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। कैसे? हमें ये पता चला कि फ्री थॉट का मतलब क्या होता है, कि सबको अपना विचार रखने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, पहले हमारे में क्या था कि बड़े ने कुछ कह दिया तो हमें मतलब उसका रिवोल्ट नहीं करना चाहिए, वो सही है या गलत है। अगर सती प्रथा जैसी प्रथा का वो बड़े ही करते थे ना उस टाइम के, ठीक है, वहाँ उस टाइम में सच माना जाता था। मान लो सती प्रथा क्योंकि बड़े कर रहे हैं इसलिए हमने उसे कंटिन्यू रखते, हम चेंजेस ना लाते, तो फिर क्या होता? आज तक भी वो होती, लेकिन वो गलत थी। ठीक है, तो रूढ़िवादियों की समझ, उसके लिए ज़रूरी था ना कि हम खुले विचारों को, फ्री थॉट्स को इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, किसी को पनिशमेंट ना दें अगर कोई न्यू आइडिया लाना चाहता है तो। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस हमें कहाँ से सीखी? वेस्टर्न एजुकेशन से सीखनी। डेमोक्रेटिक आइडिया, कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि लोग खुद ही वोट दें और फिर उसके बाद लोगों को चुना जाए और वो हम पे राज करें। ये वाला आइडिया भारत में तो पहले था नहीं। पहले क्या था? राजशाही शासन था। तो डेमोक्रेटिक आइडिया भी किसने दिया? लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का ये दिया, वेस्टर्न एजुकेशन ने दिया। फिर मैजिनी कौन थे? मैजिनी जो इटली वाला जो एरिया है, इटली को यूनाइटेड करने के लिए इस मैजिनी का बहुत ज़्यादा रोल था। जैसे क्रांतिकारी होते हैं ना, तो मैजिनी इटली के थे। ठीक है, तो उनके विचारों से सुरेंद्रनाथ बैनर्जी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। तो हमने इन सारे जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, इनकी क्या पढ़ी थी? अलग अलग चीज़ें पढ़ी, इनके विचार जाने। इनके विचार कैसे थे? लिबर्टी के, स्वतंत्रता के, भाईचारे के, इक्वलिटी के, समानता के, इन सब से हमें आइडिया मिला। तभी तो हमारे भारत में पहले क्या था? हमारे भारत में पहले था कि ऊंची जाति अलग रहेगी, नीची जाति अलग रहेगी, नीची जाति ऊंची जाति का काम करेगी, तो समानता की बात तो थी ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से हमारे कल्चर में आए, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया। रूसो, मिल, बर्क, लोकी, वोल्टेयर, इन सबको जब हम पढ़ने लगे तब हमें न्यू न्यू आइडियाज़ आने लगे। अब कॉमन लैंग्वेज साउथ में तो यूज़ होती है तमिलियन, कहीं पे कोई और, कहीं पे कोई और तेलुगु भाषा, ऊपर क्या होती है? हिंदी होती है, कहीं पे गुजराती होती है, कहीं मराठी होती है। तो इन सारी भाषाओं के लोग अब आपस में बात कैसे करेंगे? अब कोई नेशनल मूवमेंट करना है, किसी के खिलाफ कोई मूवमेंट करना है, अब ये बात तो करें कम से कम। तो ये कॉमन लैंग्वेज भी किसने दी? वेस्टर्न एजुकेशन ने दी। क्या? इंग्लिश। ये इन्होंने फोर्स करा था ना इंग्लिश पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमें इन्होंने दे दी, हमें फ़ायदा हो गया। ठीक है, एक्सपीरियंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज़। अब इस टाइम क्या हो रहा था? जब हमारे यहाँ पे भी रिवोल्ट स्टार्ट हो रहे थे, उस टाइम वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यानी कि यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप का भी गठन चल रहा था। ठीक है, सब अपने अपने देश के लिए लड़ रहे थे। फ्रांस अपने के लिए, इटली अपने के लिए, और ये सारे जो देश हैं ये भी अपने लिए फाइट कर रहे थे। तो यहाँ से इन्होंने सीखा, फॉरेन कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस से सीखा कि कैसे एक साथ रिवोल्ट किया जा सकता है। इसके बाद क्या हुआ? इन्हें न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस पता चली। न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस मतलब न्यूज़पेपर के से किस तरह से लोगों को जोड़ा जा सकता है, अपने विचार किस तरह से न्यूज़पेपर में डाले जा सकते हैं, समाचार पत्रों में किस तरह से
ब्रिटिशर्स की कमियां निकाली जा सकती हैं, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें भी वेस्टर्न एजुकेशन से सीखी। अब हमारे लिए मतलब इन सब पे कमेंट्स किसने करे हैं, बहुत सारे नेताओं ने करे हैं, कि जैसे दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि जो अंग्रेजी सभ्यता ने जिस मतलब चाहा था कि हम अंदर दबे रहें, उसकी शिक्षा के प्रकाश ने उसी अंधेरे को लुप्त कर दिया, यानी कि वही अंधेरा उन्हीं की अंग्रेजी भाषा से समाप्त हुआ हमारे देश में। रैमजी मैकडोनल्ड कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत जो है वो भारत को हमने ही परिचित करवाया, यानी कि उन्होंने परिचित करवाया, पहले भारत में ऐसा था ही नहीं। भाई भारत में क्या था, भारत इतना इंटेलिजेंट कह लो, मतलब वेद तो थे लेकिन सभ्यता वगैरह थी ना, कोई फ्रीडम या फिर स्ट्रगल का, किसी के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत कहाँ से, इन्हीं चीज़ों किससे, इन्हीं सबका पढ़ने से हमारे अंदर ये सारी चीज़ें आई। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए शिक्षा, और ये सब किया, इससे हमें स्वतंत्रता, मानव प्रेम, न्याय का, ये सब, इन सब चीज़ों का पता चला। क्योंकि अंग्रेजी लेखक इनके बारे में लिखते थे लेकिन इंडियंस कहाँ लिखते थे, मतलब इतना एजुकेशन इन्होंने क्या करी थी, इतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम तक। ठीक है, और जितनी थी हमारी वो सब इन्होंने हमारी ख़त्म कर दी थी। तो ये सारे जो वो थे फिलोसफर थे, पॉलिटिशियन थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, इन्होंने अपनी बातें कही हैं। ठीक है, अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। इसके बाद क्या है, आगे देखते हैं इंडियन प्रेस और लिटरेचर का क्या इफेक्ट था। अब इंडियन प्रेस और लिटरेचर का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे, हमने जैसे ही हमें पता चला कि न्यूज़पेपर से इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, तो हमने क्या करना शुरू करा, बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर पत्रिकाएं निकली, जैसे ये इंडियन मिरर, हिंदू, अमित बाजार पत्रिका, कॉमरेड, न्यू इंडिया केसरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हुआ, ये सारे न्यूज़पेपर हमारे आए निकल के। ठीक है, और द हिंदू तो आप देख सकते हो यूपीएससी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस टाइम स्टार्ट उस टाइम हुआ था। ठीक है, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने क्या किया, आनंद मठ की स्थापना करी थी और वंदे मातरम सॉन्ग लिखा था, और हम जानते हैं वंदे मातरम आज हमारा क्या है, राष्ट्रगीत है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि एक तो हमारे इंडियंस क्या आते हैं, हम लोग लिटरेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आज भी हम सॉन्ग से, मूवीज़ से, इन सब से कनेक्टेड फील करते ही हैं, कार्टून्स वगैरह से भी। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया, आनंद मठ की स्थापना करी और वंदे मातरम को इन्वेंट किया, मतलब बनाया, क्रिएट किया। इसके अलावा जो गैरीबाल्डी और मैज़ीनी, ये दोनों जो मैंने बताया कि इटली के एक क्रांतिकारी थे, इनके जो विचार थे, इनके जो राइटिंग्स थी, इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे राइटर अलग अलग भाषा के थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे बंगाल के माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, इनकी राइटिंग्स, हिंदी के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, गुजराती की नर्मदा, मराठी की चिपळूणकर, ठीक है, और तमिल की भारती। इन सारे राइटर्स ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इनकी राइटिंग्स ने। जैसे बंकिम चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी के जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उन्होंने भारत दूरदर्शा नाम की जो राइटिंग है इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और लोग एकजुट हुए। इन राइटिंग्स में वो क्या लिखते थे, इन राइटिंग्स में लिखते थे कि कैसे वो हमें सप्रेस कर रहे हैं, हमें दबा रहे हैं और हमें कैसे आगे निकलना है। ठीक है, उसके बाद हुआ रिएक्शन ऑफ इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जो अपने साम्राज्यवाद की पॉलिसी अपनाई थी ना, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रेशर किया था, हमें बहुत ज़्यादा दबाया था। ठीक है, उसी का ही रिएक्शन निकला कि हम लोग एकजुट हो गए और राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश के अंदर आई। अब देखो, कोई स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग को हम जितना दबाते हैं उसके बाद वो उतना उछलती है फोर्स के साथ। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स हमें बहुत ज़्यादा दबा चुके थे, शायद इसीलिए हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो गई थी। पहला क्या है, कास्ट बायस। कास्ट बायस क्या, ये कैसे बायसनेस करते थे, क्या मतलब भेदभाव करते थे कास्ट के नाम पे। ये ऐसे करते थे कि ये फॉरेनर्स को, यानी कि अंग्रेज़ों को बहुत महान मानते थे। ठीक है, और हमें डिग्रेड करते थे, हमें कम समझते थे। ठीक है, हमारे और इसमें बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे ये। ठीक है, और इन्हीं भेदभाव की वजह से क्या हुआ, हम लोगों के अंदर रियलाइजेशन हुआ कि ये हमें कितना छोटा समझते हैं। ठीक है, अब हमें इनसे बदला लेना है, इस तरह की हमारे अंदर भावना आई। जैसे ये समझते थे कि अंग्रेज़ों की एक जान, मतलब कोई एक अंग्रेज़ मरेगा ना, उसकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे 100 भारतीय मर जाएं। मतलब भारतीयों की इंपॉर्टेंस कुछ थी नहीं, इन्हें लगता था कि अंग्रेज़ इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें हुई इनकी वजह, इनके राज में, तो हमें फिर रियलाइज़ होना शुरू हुआ। ठीक है, इसके साथ क्या हुआ, जो सिविल सर्विसेज आज जिसके लिए हमारे देश का सबसे बड़ा कंपटीशन माना जाता है यूपीएससी। ठीक है, आप लोगों में से भी बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में भी ये सब चलता रहता है। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज जो थी ना, स्टार्टिंग में भारतीयों की एंट्री ही नहीं थी। अब भाई शासन उनका है तो ये भी सर्विसेज भी वही रखते थे। तो इसके खिलाफ एक क्या हुआ, एक प्रपोजल गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1853 में। 1853 में भारतीयों ने 1000 व्यक्तियों ने साइन करा। ठीक है, और क्या दिया,
एक प्रपोजल दिया कि भाई हमें भी एंट्री करवाओ, ये सब करो, आवेदन पत्र दिया, ठीक है, किस चीज़ के लिए, इसमें नियुक्ति के लिए कि उच्च पदों में भी हमें नियुक्ति दी जाए। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। बताओ 1000 लोगों ने उस पर साइन करे, 1000 लोगों की बात भी इन्होंने नहीं मानी, ठीक है। फिर भी क्या हुआ, मतलब कुछ जो हमारे ऑफिसर्स थे जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अरविंद घोष, इन लोगों ने ये सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, ठीक है। लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिक्कत की वजह से कह दिया कि कुछ प्रॉब्लम यहाँ आ गई, कुछ प्रॉब्लम यहाँ आ गई, और इन्हें ऑफिसर नहीं बनाया गया, उच्च पद पर नहीं बिठाया गया, ठीक है। इसलिए प्रपोजल गया था और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद इन्होंने और क्या हमें सप्रेस करने के लिए किया, पहले एज थी 21 की एज के हो गए तुम, तब तुम सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, लेकिन इन्होंने एज कम कर दी 19। क्यों, ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने? क्योंकि भारतीयों की एज थोड़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा ही होती है। हम लोग पढ़ते काफ़ी टाइम में पढ़ते थे, काफ़ी टाइम लगता था हमें ऊपर आने में, तो बहुत कम कंपटीशन करने के लिए कि भारतीय रहे ही ना कंपटीशन में, तो 21 से एज घटा के क्या कर दी, 19 कर दी, ठीक है। अब इसके खिलाफ फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई ऐसे कैसे तुमने कर दी, ठीक है। अब आयु सीमा जैसे ही कम हुई ना, उसके बाद केवल एक भारतीय सफल हुआ इसमें। पहले 12 भारतीय हो जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ, सिर्फ एक भारतीय सफल हुआ, ठीक है। अब ऐसी चीज़ें हुई तो भारतीय संघ की स्थापना करी। अब लोग भाई उसके खिलाफ भी तो वो करेंगे ही ना, कब तक दबते रहेंगे। तो 1877 में क्या हुआ, हमने भारतीय संघ की स्थापना करी और फिर 5 मार्च 1877 को हमने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा विरोध किया। और हमारे विरोध के आगे ऑब्वियसली उन्हें झुकना पड़ा कि भाई कभी तो तुम सुनोगे, वरना देश की जनता अगर गुस्सा करेगी तो कैसे सहोगे, ठीक है। तो फिर विरोध करने के बाद क्या, एज को दोबारा 21 साल कर दिया गया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन तो हमारा कर ही रहे थे, सामंती व्यवस्था थी, यानी कि हमें टैक्स भरना पड़ता था, हमारी खेती बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है, हमारा कोई भी इकोनॉमी चलती नहीं थी, जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदार को हमें बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, तो हमारी इकोनॉमिकली वैसे एक्सप्लॉयटेशन ये कर ही रहे थे। तो ये सब हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काम आता है ये था कि लॉर्ड लिटन जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मिस्टेक करी थी, यानी कि बहुत सारे ऐसे काम करे थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया। जैसे 1878 में क्या हुआ था कि साउथ में फेमाइन आ गया था, यानी कि अकाल पड़ गया था, लोग भूख से मर रहे थे। और उस टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली में रॉयल कोर्ट में एक प्रोग्राम रखा बहुत बड़ा सा, और रानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित कर दिया। अब लोगों में गुस्सा क्या आया कि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और ये फंक्शन कर रहा है और रानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित कर रहा है, ठीक है, तो लोगों में इससे गुस्सा आ गया। इसके बाद अटैक ऑन अफगानिस्तान, इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक किया। किस लिए, इन्हें डर था कि रशिया शायद हम पे अटैक कर सकता है, ब्रिटिशर्स पे या फिर मतलब ब्रिटिश सरकार पे, रशिया हम पे अटैक कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान से मतलब अफगानिस्तान के रिसोर्सेज हड़पने के लिए क्या किया, अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, हम वैसे ही भूख से मर रहे थे, लोग रिसोर्सेज सारे तो हमारे यूज़ करें, भारत से ही उठाए, सारे संसाधन तो भारत से ही उठाए, तो भारत के लोगों पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ा उस चीज़ का, ठीक है, तो भारत के लोगों को और गुस्सा आया। इसके बाद क्या हुआ, आर्मोमेंट एक्ट क्या था, हथियारों से रिलेटेड एक्ट था। ये क्या था कि जो अंग्रेज थे वो तो बिना लाइसेंस के हथियार रख सकते थे, लेकिन जो भारतीय थे वो बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकते थे, तो लोगों को फिर उसमें भेदभाव की फीलिंग आई। इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये क्या था, अब इन्हें लग रहा था हमने क्या करना शुरू कर दिया था, न्यूज़पेपर में इनकी बुराइयां करनी शुरू कर दी थी, तो इन्होंने इस एक्ट के तहत हम पे इस पर भी रोक लगाती कि भाई अब तुम हमसे पूछोगे क्या छापोगे तब छापोगे, तो लोगों को इस पर भी गुस्सा है कि भाई अब हम अपने विचार भी नहीं रख सकते, ठीक है, लोगों को इस पर गुस्सा है। नेक्स्ट क्या था कि यहाँ के जो ब्रिटिश सरकार के जो मंत्री थे ना, एक ब्रिटिश सरकार का एक मंत्री था जिसने प्रेशर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कि भाई जो ब्रिटिश से सामान इंडिया में आ रहा है ना, क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश से सामान इंडिया में आ रहा है उस पर ड्यूटीज़ मत लगाओ, यानी कि उस पर टैक्स मत लगाओ। टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स लगाने से क्या होता है कि जो सामान ब्रिटिश में मतलब यहाँ पे मान लो ब्रिटिश में 5 रुपये का बना, उस पर हमने 2 रुपये का टैक्स लगा दिया, तो यहाँ बिकेगा 7 रुपये का, ठीक है, 7 रुपये का बिकेगा, प्लस थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे वो लोग, तो लगभग मान लो 10 रुपये का बिकेगा। अब ये टैक्स नहीं लगा, ठीक है, तो ये 5 रुपये का सामान बाजार तक 5 रुपये का ही आया, और अगर प्रॉफिट भी लेगा कोई तब भी मान लो 7 रुपये का, यानी कि सस्ता पड़ गया ना प्रोडक्ट। पहले तो 10 रुपये का मार्केट प्राइस था, अब 7 रुपये का हो गया। तो जिससे ये सस्ता पड़े तो इन्होंने क्या किया, अपने जो वहाँ ब्रिटिशर्स से मतलब ब्रिटिश से जो ब्रिटेन से सामान लाते थे उस पर टैक्स नहीं लगाया, और जहाँ जैसे ही टैक्स रुक गया हमारा सामान तो इंडिया वालों का अपना सामान तो महंगा हो गया, क्योंकि हमारे पास तो फैक्ट्रीज भी नहीं थी, हमारे तो वैसे ही लागत बहुत ज़्यादा आती थी, तो इंडिया का सामान महंगा हो गया और इनका सामान सस्ता हो गया, क्योंकि जो इन्हें टैक्स देना पड़ता था वो अब नहीं देना पड़ता। तो इससे क्या हुआ, हमारा बाजार और ज़्यादा बर्बाद हो गया और लोगों के अंदर फिर गुस्सा पनपा, ठीक है। इसके बाद
क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन यूरोपियन कंट्री, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, इटली, फ्रांस, ये सब अपने आप को इकट्ठा कर रहे थे, ये सब रिवोल्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इन सब के एक्शंस को देख के हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए उनसे कि भाई हम भी अपने उसमें करेंगे। फ्रांस में उस टाइम तीसरा गणराज्य की स्थापना हो रही थी, ठीक है, तो हमने भी सोचा कि हम भी अपने गणराज्य बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक जो लास्ट चीज़ हुई वो बहुत ज़्यादा उसने इफेक्ट डाला। क्या हुआ, एल्बर्ट बिल डिस्प्यूट। एल्बर्ट बिल कौन थे, क्या था, एल्बर्ट एक इनके पार्लियामेंटेरियन थे, यानी कि सांसद थे। उन्होंने इस टाइम क्या किया, इन्होंने एक एक्ट लाया जिसे एल्बर्ट बिल डिस्प्यूट मतलब एल्बर्ट बिल एक्ट कहा गया। वो एक्ट क्या था, पहले क्या था, जब हमने वो पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो एक बार हमने जब यहाँ पे पढ़ा था ना कि ये बायसनेस करते हैं, कास्ट बायस है, उन्हें ऊंचा मानते हैं, हमें नीचा मानते हैं, तो उनमें एक चीज़ ये थी कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं, जो भारतीय जून के लोग जो वो बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, वो किसी भी ब्रिटिशर्स का केस नहीं सुनेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत महान है। मतलब इन्होंने ये हमें जताया कि ब्रिटिशर्स बहुत महान है, तो कोई भी भारतीय किसी भी ब्रिटिश के जो केस है उसका जजमेंट नहीं देगा। तो एल्बर्ट बिल डिस्प्यूट ने क्या किया, इसने इस एक्ट के तहत ये पावर दे जाने वाली थी जजेस को कि अब भारतीय जज भी क्या कर सकते हैं, भारतीय जज भी ब्रिटिशर्स का केस सुन सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, फिर इन्हें दिक्कत हो गई, बाकी लोगों को दिक्कत हो गई, बाकी लोगों ने क्या किया, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। जब बाकी लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया, इन्होंने यूरोपियन डिफेंस के नाम से अपनी संस्था बनाई कि यूरोप के लोगों को बचाना है, इस नाम से अपनी संस्था बनाई और इस एक्ट के खिलाफ काम किया। जब इस एक्ट के खिलाफ काम हुआ तो भारतीयों के अंदर ये फीलिंग आई कि भाई हम इतने नीचे हो गए क्या कि हम इनका केस भी नहीं सुन सकते, और ये इतना वो दिखा रहे हैं, इतना वाद विवाद कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर लोगों के मन में क्या हुआ कि भाई अब हम इन्हें दिखाएंगे, अब ये कुछ नहीं करेंगे, अब भारत एक होगा, भारत के अंदर राष्ट्रवाद की भावना इन सारी चीज़ों की वजह से आई। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि जैसे जैसे वो हमें सप्रेस करते हुए हम आगे बढ़ते गए, और इन्हीं कारणों की वजह से फाइनली जो हमारा भारत था, भारत के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ने लगी। नेशनलिज्म की भावना जैसे ही बढ़ी, हमारे रिवोल्ट हुए और हम फाइनली जीत गए बाद में, ठीक है, 1947 में। तो इस तरह से द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपकी ग्रेजुएशन के लिए, आपकी यूपीएससी के लिए, आपकी किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। इसी के साथ थैंक यू एंड बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।